Good evening to all of you. Good evening, Aishwarya. Good evening, Suraj. So, क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इस मंथ हमारी जो स्पेशल क्लासेस होंगी उन स्पेशल क्लासेस में आई विल बी होल्डिंग दीज सेशंस. ठीक है, जो सेशंस आपके आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे वो स्पेशल क्लासेस में होंगे. तो आपकी जो स्पेशल क्लास होगी नेक्स्ट वो कल से स्टार्ट है. कल मैंने एक आंसर राइटिंग सेशन रखा है आपका 7 बजे का. ठीक है, टुमारो 15th of September 7 बजे का आपका सेशन है आंसर राइटिंग का. 1 घंटे का सेशन है ये. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जो स्पेशल क्लासेस होती है ना उसके लिए मुझे अलग से 20 आवर्स डेडिकेट करने होते हैं. सो इन दोज 20 आवर्स आई विल बी वर्किंग ऑन दिस आंसर राइटिंग सेशन. और इस तरीके से हुआ करेगा कि आपको पहला जो सेशन होगा उसमें आई विल गिव यू क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि स्पेशल क्लास है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आएंगे जो लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है. सो उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, पहली जो आपकी क्योंकि 20 सेशंस होते हैं तो पहला जो सेशन होगा मतलब एक क्लास एक सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगी सिर्फ. जैसे मान लो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा, सेकंड सेशन होगा ना स्पेशल क्लास का, उसमें आपके जो आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं उसके आंसर्स की डिस्कशन हुआ करेगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन हुआ करेगा, सेकंड क्लास में डिस्कशन हुआ करेगी. इस हिसाब से हम स्पेशल क्लास को यूटिलाइज करेंगे अपने बेनिफिट में. दिस इज हाउ वी विल गो फॉर स्पेशल क्लासेस. ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि बर्डन नहीं रहेगा हमको अलग से. बाकी आपका नेक्स्ट मंथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिकॉज नेक्स्ट मंथ से आई विल बी लॉन्चिंग सेपरेट कोर्स फॉर योर स्पेशल क्लासेस. वो अलग से रहेगा. ठीक है, कब से होगा स्पेशल क्लास? कल से होगा. कल शाम को 7 बजे एक स्पेशल क्लास मैंने रखी है, आप एनरोल कर सकते हैं उसमें. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, ऐसा कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना है. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. कैन आई बाय फॉर सॉल्ट? आई डोंट नो, सॉल्ट क्वेश्चन पेपर्स अगर उसमें है, आई डोंट नो ऐसा कुछ अवेलेबल है कि नहीं. अगर ऐसा अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट. ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट मंथ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूसरे बैच के लिए स्टार्ट हो जाएंगे. आपके बैच के लिए दिसंबर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे. अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ आंसर राइटिंग और अपना टॉपिक्स रखेंगे. ठीक है, हाँ, इस महीने आंसर राइटिंग होगा, मैं उसी की बात कर रही थी उमंग. इस महीने का आंसर राइटिंग सेशन स्पेशल क्लासेस में होगा आपका. ठीक है, तो 20 क्लासेस होंगी. 10 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे और बाकी के 10 में हम डिस्कस किया करेंगे आपके आंसर्स. आकांक्षा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ओके, तो आप प्रीवियस क्लासेस को कैसे मैनेज करें? आने वाले दिनों में एटलीस्ट 3-4 दिनों में 2-2 क्लासेस होंगी हमारी. लेकिन मैं आपको आकांक्षा ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आप लाइव क्लासेस ना फॉलो करके पुराने वाले जो लेसन्स हैं, लेसन नंबर 1 से वहाँ से शुरुआत कीजिए आप. ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अगले 1 हफ्ते तो ज़्यादा कम हो जाएगा, 2 हफ्तों में, अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में, बाय द एंड ऑफ सितंबर आप लाइव क्लासेस को कैचअप करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि अभी तक मैंने 27 क्लासेस ली हैं, तो अगले 2 हफ्तों में ये कंप्लीट कर लो. और जितनी क्लासेस अभी होने वाली हैं अगले कुछ दिनों में 30 सितंबर तक, वो फिनिश कर लो. ठीक है, लॉन्च हो चुका है शुभम, स्पेशल क्लास वाला जो मैंने बोला था आपको वो लॉन्च मैंने कर दिया है. वहाँ पर हमारा क्लास होगा, हमारे सेशन होगा. ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट, वेट. ग्रुप में, अच्छा ठीक है, मैं 1-2 घंटे पहले आपको कर दूंगी. वैसे कल हमारी एक ही स्पेशल क्लास है, परसों हमारी 2 स्पेशल क्लासेस होंगी. जिसमें फर्स्ट वाली क्लास में तो हम सिर्फ आपके जो आंसर्स आपने लिखे होंगे उसको डिस्कस करेंगे एंड दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपको नए क्वेश्चंस दूंगी मैं. ठीक है, कल की टाइमिंग 7 बजे की है, शाम की 7 बजे की. ठीक है, अब इसके बाद कोई छुट्टी नहीं होगी फॉर द नेक्स्ट 15 days एटलीस्ट.
कोई भी रीशेड्यूलिंग नहीं होगी। एंड क्लासेस इस तरीके से रखी गई हैं कि कल आपकी 2 क्लासेस हैं, तो मैंने गैप दिया है उसमें। सबसे पहले सुबह 8:30 बजे एक क्लास होगी, ठीक है, 1.5 घंटे की। उसके बाद शाम को आपकी क्लास होगी 9 बजे, ठीक है। बाकी स्पेशल क्लासेस होती ही हैं हमारी, तो स्पेशल क्लासेस में बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। कल का टॉपिक कौन सा रहेगा? आंसर राइटिंग का पूछ रहे हैं आप, राइट? हाँ, आंसर राइटिंग का कल का टॉपिक रहेगा मैकियावेली, क्योंकि हमने अभी तक एरिस्टोटल और सिर्फ प्लेटो कवर किया है, तो मैकियावेली हम स्टार्ट करेंगे कल से। मैकियावेली कल का टॉपिक रहेगा, एंड उसके बाद फिर ऐसे ही एक एक करके बाकी टॉपिक्स पे हम आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक मैंने आपको बहुत छुट्टी दी थी, तो आई थिंक दैट आप लोगों ने रिविजन किया होगा अच्छे से, एंड रिविजन के बाद में अब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अब तक अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए था। टेक्निकल टर्म्स में प्रॉब्लम हो रही है। टेक्निकल टर्म्स के लिए अभिषेक आपको फ्लो चार्ट से रिवीजन करना चाहिए। कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वो आपकी, मैंने जब आपको पढ़ाया है तो उन टेक्निकल टर्म्स में ही मैंने आपको बताया है इसका क्या मतलब होता है, वो हमने डिटेल में बताया। लेकिन उससे पहले की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि उसके लिए फ्लो चार्ट के थ्रू आप टेक्निकल टर्म्स अपनी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। पिछले टेस्ट के आंसर्स चेक नहीं हुए हैं, तो हम पिछले टेस्ट के आंसर्स भी एक सेशन में, मैं स्पेशल जो क्लास रहेगी उसमें एक सेशन में मैं वो सब डिस्कस कर लूँगी आपके आंसर्स। आई बी गिविंग यू इनपुट्स, ठीक है। नहीं नहीं, एक 11 बजे की क्लास मेरी इंग्लिश मीडियम की अलग से होती है, तो मैं उसमें टाइमिंग्स कभी नहीं रखूंगी। 11 बजे कभी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। यस आकांक्षा, आप जा सकती हैं और आप फर्स्ट सेशन देख सकती हैं, ठीक है। यू गो एंड वॉच द फर्स्ट सेशन। पहले 2-3 सेशंस आप देखिए प्लेटो से रिलेटेड, ठीक है। पहले अपना बेसिक्स कवर करो। कोई डिफिकल्टी आती है आकांक्षा तो आई गिव यू अ न्यू लिंक, ठीक है। नया लिंक मुझे आपको लोगों को देना था, तो आई गिव यू लिंक टुडे। एंड बिकॉज मैंने जो फ्री ट्रायल चल रहा था ना, उसके चलते मैंने रिवोक कर दिए थे सभी लिंक्स। बिकॉज ऐसे क्या होता है कि फ्री ट्रायल वाले जितने बच्चे आते हैं, जिन लोगों को प्लस में नहीं रहना है, मे बी उनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो ऐसे बहुत भीड़ बढ़ जाती, बहुत सारे क्वेश्चंस आते, तो वो एक तरीके से बहुत ओवरलोड हो जाता है, दैट्स व्हाई। आपने आंसर राइटिंग अभी नहीं की है तो आंसर राइटिंग के सेशन ज़रूर देखिए अभिषेक। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आंसर राइटिंग में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना है, क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी फ्री ट्रायल ओवर हो चुका है। आई थिंक लास्ट फ्री ट्रायल 6 सितंबर या 7 सितंबर को था, उसके बाद से एंड हो चुका है। तो मैं आपको अगले 2-3 दिनों में, बिकॉज आई एम श्योर कि 7 या 8 को एंड हुआ था, तो जब भी एंड हुआ था उसके बाद मैं शेयर कर दूंगी। आकांक्षा, नाउ दैट आई गॉट योर टेक्स्ट ना, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। आप अलग से एक बार मुझे मैसेज भेज दो, ठीक है, ऑन टेलीग्राम। आई बी एडिंग यू माई सेल्फ, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अच्छा, रिविजन चाहिए आपको, तो रिविजन हम इस तरीके से करेंगे, स्पेशल क्लासेस में कर लेंगे एक रिविजन इफ यू वांट। स्पेशल क्लासेस को देखिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो एक तरीके से टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से इस तरीके से आंसर राइटिंग के सेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन वैसे तो है, लेकिन हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। हमने स्टार्ट की थी आइडियोलॉजीज, और आइडियोलॉजीज में मैंने अभी तक आइडियलिज्म पढ़ाया है आपको, लिबरलिज्म पढ़ाया है। लिबरलिज्म के सभी टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स थे, उसमें हमने अभी तक मल्टीकल्चरलिज्म कवर किया, टॉलरेशन का टॉपिक कवर किया, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म, टॉलरेशन, एंड वन मोर टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इज वैल्यू प्लूरलिज्म, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक होगा लिबरलिज्म के फर्दर एक्सटेंड करते हुए टॉपिक्स हैं, जिसमें एक आता है एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, एक टॉपिक है एंड ऑफ हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक है एंड ऑफ
ideology, and third topic is clash of civilization. तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ये थी एक स्पेशल क्लास आंसर राइटिंग के लिए, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, साथ के साथ रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि अदर 2 क्लासेस भी हैं। ओके, ऐसा है तो स्पेशल क्लासेस आपके आंसर राइटिंग के मैं कम रखूंगी, ठीक है, एक दिन में एक ही रहेगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि PSIR के लिए 2 क्लासेस रहेंगी, तो वो सिर्फ आपकी 17 तक रहेंगी। ऐसा नहीं है कि रोज हो, यानी सिर्फ 3 दिन की आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। एक आपका 15 है, 16 एंड 1 इज 17। लेट मी चेक, मैंने आपका शेड्यूल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने सब कुछ अपडेट किया है, तो लेट मी चेक दैट अगेन। हिंदी वालों की, हाँ, तो आपकी ना देखो, आज एक क्लास हो गई, 15 को 2 क्लासेस हैं आपकी, एंड 17 को 2 क्लासेस है बस, यानी सिर्फ 2 दिन है आपका। 16 को आपकी सिर्फ एक ही क्लास होगी फेमिनिज्म की, ठीक है। तो सिर्फ 15 को 2 क्लासेस हैं आपकी, और 17 को 2 क्लासेस है जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी दिन आपकी एक ही क्लास रहेगी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो मैंने आपको स्पेशल क्लास बताया, तो स्पेशल क्लास 1 घंटे की होती है। 1 घंटे मतलब अगर हमारी रोज की 2 स्पेशल क्लासेस भी अगर हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी स्पेशल क्लासेस में क्योंकि शुरू कर रही हूँ 15 से, तो 15 to 20 ही आपको बस ऐसा रहेगा कि आपको कल एक स्पेशल क्लास रहेगी, बाकी के 5 दिन होंगे जो 16, 17, 18, 19 एंड 20। इन 2 दिनों में, इन 5 दिनों में आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि आपका 17 को, क्योंकि 2 क्लासेस हैं, तो 17 को सिर्फ एक ही क्लास में रख दूंगी, ठीक है, जिससे कि क्या रहेगा, आपका 17 को ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं, तो एक ही रहेगी आपकी। बाकी दिन 2 क्लासेस सिर्फ 18, 19, 20 तक स्पेशल क्लासेस मैनेज कर लो। और इसमें भी क्या रहेगा, आपका एक सेशन में आपको लिखना है, दूसरे सेशन में सिर्फ आपको देखना है 1 घंटे के लिए कि आपने जो आंसर लिखे थे उसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। आई थिंक उसमें आपको कोई टॉपिक कंप्लीशन और ये सब नहीं रहेगा। एक क्लास आपको लिखने की रहेगी, एक क्लास सिर्फ देखने की रहेगी 20 तक। उसके बाद की जो क्लासेस रहेंगी ना आपकी 21 से लेकर के 30 तक, वो सिर्फ दिन की एक रहेंगी। तो उसमें क्या होगा, आपका दिन का एक टॉपिक रहेगा एंड आपकी एक स्पेशल क्लास रहा करेगी। एक दिन आपका क्वेश्चन होगा, एक दिन आपका आंसर होगा। इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखो, वैसे मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं आपका अलग से एक आंसर राइटिंग का कोर्स स्टार्ट कर पाऊँ, इसीलिए आई थॉट कि इस चीज में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट, ठीक है। 15 वाली या 16 वाली, आई एम सॉरी व्हाट, आंसर राइटिंग पार्ट 1 जो है वो कल वाली है। पार्ट 1 इज दिस 15 वाली, ठीक है। उसके बाद 16 को आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, उसकी आपकी जो आंसर राइटिंग की रहेंगी, जिसमें एक आपको जो सुबह वाला सेशन होगा उसमें आपके जितने भी आंसर्स आपने लिखे हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड शाम को भी जो मैंने आपको पुराने क्वेश्चंस दिए थे मैं वही चेक कर लूंगी सबसे पहले, ठीक है। लास्ट टाइम बिकॉज आई वाज नॉट वेल, तो मुझे याद है कि 30th ऑफ सितंबर, सॉरी अगस्त को, आई थिंक 31st अगस्त था या 30th अगस्त था, उस दिन मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए थे कि आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके बाद मैं चेक करके आपको बाद में दूंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने आपको, हाँ जी, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ग्रुप में मैं नोटिफाई आप लोगों को कर दूंगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। स्टार्ट करते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। अब एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, अब जो एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट है ये किसने दी है, दिस इज गिवन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। दिस इज द नेम, फ्रांसिस फुकुयामा। अब एक होती है एंड ऑफ हिस्ट्री, एक होती है आइडियोलॉजी, और एक होती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम। लेट मी अपलोड द PDF, वेट।
थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो। ओके, अपलोड हो जाने दीजिए। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज में टॉलरेशन हमारा हो चुका है, मल्टीकल्चरलिज्म हो गया है, वैल्यू प्लूरलिज्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा कल का सेशन होगा ना, तो उस सेशन में हम सोशलिज्म और मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। फिलहाल एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री इन्होंने दिए, ही इज फ्रांसिस फुकुयामा, एंड इनका कहना है कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है दैट हैज वन द आइडियोलॉजिकल बैटल। अब देखो, हमने देखा है डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसे सोशलिज्म वाले इक्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए इक्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। लिबरलिज्म जो फॉलोअर्स होते हैं, जो लिबरलिज्म के स्कॉलर्स होते हैं, उन लोगों के लिए लिबर्टी की वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यानी वो लिबर्टी डिमांड करते हैं। सोशलिस्ट इक्वालिटी डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं कि चाहे मार्जिनलाइज सेक्शन हो, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही पूरी इस तरीके से एक बैटल चल रही थी आपस में। जो आइडियोलॉजीज होती हैं आपस में, इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बैटल चलती है इनकी। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सबसे पहले एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट जो आई थी वो दी थी फ्रांसिस फुकुयामा ने। फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने ये डिबेट कब दी थी? 1989। ये इम्पॉर्टेंट है ईयर, क्योंकि 1989 के पास में ही आपको याद होगा तो कोल्ड वॉर खत्म होती है हमारी। इट वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। और उस टाइम पे गल्फ वॉर हुआ था। 1989 के टाइम पे गल्फ में, जो पर्शियन गल्फ है, ईरान के पास में, इराक के पास में, यहाँ पे वॉर चल रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे जो इराक हुआ करता था कंट्री, यूएसएसआर का एलाई हुआ करता था, ठीक है। तो आपको पता है कि कोल्ड वॉर जब चल रही थी तो अलग अलग आइडियोलॉजीज जो थी आपस में क्लैश कर रही थी। दो आइडियोलॉजीज थी, एक जगह कैपिटलिज्म थी, तो जो लिबरलिज्म होती है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, और दूसरी जगह हमने देखा कि कम्युनिज्म थी, ठीक है। तो एक जगह आपका कैपिटलिज्म, दूसरी जगह आपका होता है कम्युनिज्म। तो दोनों के बीच में क्लैश चल रहा था, लेकिन ये कोल्ड वॉर के टाइम पे था। कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे थे यूएसए, एंड कम्युनिज्म को प्रमोट करने वाला था यूएसएसआर। तो ऐसे ही उस टाइम पे जब 1989 में गल्फ वॉर हुआ, तो गल्फ वॉर में इराक किसको सपोर्ट कर रहा था? इराक सपोर्ट करेगा यूएसएसआर को। इराक इसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इराक इसका एलाई था। एंड पहली बार ऐसा हुआ जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसएसआर ने अपोज नहीं किया। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन लिया गया था इराक के अगेंस्ट में। तो 1989 में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएसएसआर ने कोई उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी भी यूएसए जहाँ पर जिस भी कंट्री में इंटरफेयर करेगा, जैसे कि वियतनाम के केस में हमने देखा, या फिर जैसे कि साउथ कोरिया के केस में आप देखोगे, ये कोरियन क्राइसिस हुआ था साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि आपस में काफी सपोर्ट करते थे एक दूसरे कंट्री को, लेकिन एलाई होने के बावजूद यूएसएसआर ने अपोज नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि ये जो बायपोलैरिटी कोल्ड वॉर में चल रही थी, ये बायपोलैरिटी अब खत्म हो गई। तो उसको सिग्निफाई करने के लिए फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि लिबरलिज्म ने अपनी जो आइडियोलॉजी की बैटल थी वो जीत ली है। अब दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब लिबरलिज्म अब फाइनलिटी में है। लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो अब हमेशा के लिए डोमिनेंट रहेगी। मतलब
पूरे वर्ल्ड ने ये एक्सेप्ट किया है कि लिबरलिज्म बेस्ट आइडियोलॉजी है और पूरे वर्ल्ड को लिबरलिज्म के थ्रू ही गवर्न किया जाएगा। सो दिस वाज द थिंग। तो ये इकलौता ऐसा इंडिकेशन नहीं था, और भी बहुत चीजें थी, जैसे बर्लिन वॉल फॉल हुई। ठीक है, बर्लिन में क्या था, आपको जर्मनी के बारे में पता हो, अगर आप लोगों ने अभी तक, मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी को डिवाइड किया गया था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी को डोमिनेट कर रहे थे, ये यूएसएसआर के साथ में थे, एंड वेस्ट जर्मनी हमारा यूएसए के साथ में था। तो उससे हमें देखने को मिलता है कि ये एक इंडिकेशन थी कि बाइपोलैरिटी चल रही है। तो बर्लिन वॉल से एक वॉल बनाई गई थी जिसको फॉल विच एक्चुअली फेल इन 1989 ओनली, और उसी के साथ में ये बाइपोलैरिटी एंड हो गई थी। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिससे ये पता चलता है कि अब यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्री को, यूएसए को अब कभी भी चैलेंज नहीं करेगा। तो 1991 तक आते आते हमें पता है कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, और कोलैप्स के साथ में ही हमें देखने को मिलेगा कि ये जो कोलैप्स हुआ है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, इसके चलते जो फ्रांसिस फुकुयामा ने पहले अपना 1989 में ही दे दिया था, इन्होंने अपना थीसिस, ये एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोलेंगे, इनकी जितनी भी इनकी थ्योरी थी, इनकी जितनी भी एजम्पशंस थी, वो ट्रू साबित हुई, वो सच साबित हुई, इनकी थीसिस जो थी वो सच साबित हुई। तो इनकी मेन थीसिस क्या थी? मेन थीसिस ये थी 1989 में जो इनका डॉक्यूमेंट आया था एंड ऑफ हिस्ट्री वाला, उसमें इन्होंने सबसे पहली चीज क्या बोली, इनका मानना था कि वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए की जो अपनी आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म की, उसमें आप देखोगे कि डेमोक्रेसी ये सभी प्रमोट करता है यूएसए। तो इनका कहना था कि कोई कंटेंडर नहीं है, इसको अब कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लिबरलिज्म, अब जो इनकी थीसिस में यही था कि लिबरलिज्म फाइनली इस इवेंट के साथ में, दिस इज द इंडिकेशन दैट दिस लिबरलिज्म ने जो जीत थी आइडियोलॉजी की, जो बैटल चल रही थी उसमें इन्होंने जीत हासिल की। तो अल्टीमेटली अब एंड ऑफ हिस्ट्री है, इनका क्लेम ये था, क्योंकि अब कोल्ड वॉर एंड हो चुका है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्ड वॉर एंड हुआ है, इसका मतलब है कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज के और ईस्टर्न कंट्रीज का जो कम्युनिज्म जो यूएसएसआर फॉलो करता था, उसका भी एंड हुआ है। लेकिन साथ में जो मैन का आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। जो मैन का आइडियोलॉजिकल, मतलब आइडियोलॉजी वाइज हम क्या करते हैं, कभी हम सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, कभी हम अलग से दूसरे आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना था कि ये जो बेसिक बैटल चल रही थी कम्युनिज्म और लिबरलिज्म के बीच में, फाइनली मैन का आइडियोलॉजिक वाइज इतना एवोल्यूशन हो चुका है दैट दिस इज द एंड पॉइंट, कि अब आने वाले समय में सिर्फ लिबरलिज्म ही प्रेवलेंट रहेगी। ठीक है, जापानीज थे ये या चाइनीज या कोरियन? कौन? फ्रांसिस फुकुयामा की बात कर रहे हैं। फ्रांसिस फुकुयामा जापानीज थे। ठीक है, ही वाज फ्रॉम जापान। वैसे ये जापान से थे, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मतलब ही वाज बोर्न देयर जापान में, एंड वहां से फिर ये शिफ्ट कर गए, सेम लाइक जैसे हैना अरेंट है, तो वही सेम चीज है। ठीक है, समझ में आया? इनफैक्ट आजकल भी आप मतलब इनके जो थीसिस हैं वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे थीसिस हैं इनके। एंड ऑफ हिस्ट्री इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, एंड बहुत बढ़िया थीसिस है इनकी। इनका आर्ग्यूमेंट यही रहता है, डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। तो आगे हम पेपर 2 सेक्शन ए पढ़ेंगे, तो उसमें एक थ्योरी आती है, डेमोक्रेटिक पीस
थ्योरी। तो जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, इस थ्योरी में हम देखेंगे, ये बोला जाता है कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वो कंट्री कभी भी वॉर के लिए नहीं जाती, वो कंट्री वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती। या दो कंट्रीज अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो आपस में वो लड़ाई नहीं करेंगी, ये कहना है इनका। क्योंकि डेमोक्रेसीज में ये होता है कि लोगों के हाथ में डिसीजंस होते हैं। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में बोला जाता है कि लोग ये प्रेफर करेंगे मैकडॉनल्ड्स की लाइन में खड़ा होना, कि सब कुछ मतलब उनके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। दे विल बी नेवर रेडी कि हम वॉर के लिए जाएं, ठीक है, मतलब लड़ाई हो। आप खुद सोचिए, हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक, क्या हम कभी चाहेंगे कि इंडिया की लड़ाई हो किसी के साथ, बी इट पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान, बट वी विल नेवर वांट दैट, बिकॉज हमारे खुद के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी लाइफ डेंजर में जाती है, राइट। एंड वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, राइट। दैट्स द थिंग। सो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मतलब कि दो कंट्रीज में अगर डेमोक्रेसी है तो पीस रहेगा उन दोनों के बीच में, कभी लड़ाई नहीं होगी। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा की जो एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट है, ये जो थीसिस है, ये काफी फेवर में बोलती है इसके, कि अगर मेच्योर डेमोक्रेसीज होती है आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनका कहना है कि अब वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का कोई कंटेंडर नहीं है, एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। मतलब कोई अब वेस्टर्न लिबरलिज्म को चैलेंज करने वाला और कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और मैन का ये हाईएस्ट एवोल्यूशन है। अब सिर्फ लिबरलिज्म ही प्रेवलेंट रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब ग्लोबली सभी ने कंसेंसस दे दिया है, सभी, मतलब आपने, मैंने, जो सभी कंट्रीज है उन कंट्रीज ने कंसेंसस दिया है कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वे से बेहतर और कोई लाइफ नहीं है। यानी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का वो आइडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेवलेंट है, उसी को लेकर के इन्होंने बोला कि देयर इज अ ग्लोबल कंसेंसस। तो एक बात नोट करने की ये थी कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज थी, ठीक है, उन सभी कंट्रीज ने नियो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को, इस मॉडल को फॉलो किया। एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया था, ऑलमोस्ट सभी कंट्री में डेमोक्रेसी उस टाइम पे आ गई। यानी 1990s में कोलैप्स होने के बाद, जैसे ही कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, सभी कंट्रीज में, बाकी की कंट्रीज में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई। समझ में आया? अब आप मुझे बताइए, नियो लिबरल ऑर्डर कौन सा होता है, नियो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल कौन सा होता है? हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज नियो लिबरल? यस, मार्केट पे सब कुछ आ जाएगा। और कम्युनिज्म क्या करता था? कम्युनिज्म में स्टेट के हाथ में सब कुछ होता था। स्टेट इन द सेंस दैट, जो हम यूएसएसआर के केस में देखेंगे, जो हम चाइना के केस में देखेंगे, सारे रिसोर्सेज इनके हाथ में है, राइट। सो नियो लिबरल यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अब हो जाएगी। और यूएसएसआर, और जो देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यूएसएसआर में से निकला रशिया, साथ में निकली 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स 5 कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखोगे कि तुर्कमेनिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा, कजाकिस्तान आएगा, किर्गिस्तान आएगा एंड तजाकिस्तान आएगा। ये 5 कंट्रीज आती हैं इसमें। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यूक्रेन हो गया, और ईस्टर्न ईस्टर्न वाली साइड जितनी कंट्रीज होती हैं वो सभी देखने को मिलती हैं। सो ये सभी कंट्रीज अपनी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कर लेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, और वो एक्सेप्शन इनफैक्ट आज भी बनी हुई है। एक्सेप्शन क्या है? मिडल ईस्ट। आपने मिडल ईस्ट कंट्रीज यानी वेस्ट एशिया जब भी सुना होगा, तो आपको पता होगा कि वेस्ट एशिया में डेमोक्रेसी नहीं है। वेस्ट एशिया में मोनार्की है। जैसे सऊदी अरेबिया में देखोगे आप, सऊदी अरेबिया इज मोनार्की, यस।
प्रिंस वहां पर रूल करता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं की गई। तो एक इस चीज को, इस एक्सेप्शन को कि मिडल ईस्ट में हमको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है, इस एक्सेप्शन का फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला दैट दिस इज अरब एक्सेप्शनलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको अरब एक्सेप्शनलिज्म के बारे में जरूर बात करनी है। अरब एक्सेप्शनलिज्म का क्या मतलब होता है? अरब एक्सेप्शनलिज्म का मतलब होता है, दिस इज अ थ्योरी जिसमें जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी हर कहीं आ सकती है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में नहीं आ सकती। अरब या इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लाना मुश्किल है। अब ये जो डिस्कोर्स बताया गया, डिस्कोर्स क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट इज अ डिस्कोर्स? टेल मी दैट। यस, बुक नहीं, हाफ ट्रूथ, ठीक है, आधा सच है। आइडिया होता है एक ऐसा जिसमें आपको पार्शियल ट्रुथ बताया जाता है, नहीं डायलॉग नहीं होता। डिस्कोर्स एक ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू आपको सच बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सच पूरा सच नहीं होता, आधा सच होता है, ठीक है। जैसे कि डिस्कोर्स के थ्रू आपको आधी बात बताई और आपको इन्फ्लुएंस किया किसी चीज के लिए, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, दैट्स अ डिस्कोर्स। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको कैसे क्या चीज बताती है वो आपको वैसे इन्फ्लुएंस करेगा। लेट्स से दैट गवर्नमेंट ने अगर एडवर्टाइजमेंट में ये निकाला कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जैसे रिसेंटली अभी हुआ है, ठीक है, तो उनका चालान कटेगा। तो ये एक नेगेटिव वे में बोला उन्होंने, नेगेटिव वे में इस तरीके से बताया। और एक तरीके से वो ये भी बोल सकते थे कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपका ही नुकसान है, आपकी सेफ्टी का प्रॉब्लम रहता है। तो पहले जो गवर्नमेंट का स्टांस था वो दूसरी तरीके से हुआ करता था कि सेफ्टी पर्पज से आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है, 50-50 हजार चलान हो रहा है। द रीजन इज दैट कि आज डिस्कोर्स चेंज हो चुका है, ठीक है। डिस्कोर्स मतलब आज भी आपको वही सेम चीज बता रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से बता रहे हैं। सो डिस्कोर्स इज द वे ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। आपको सच बताने का जो तरीका होता है वो होता है डिस्कोर्स। मैकियावेली ने भी तो यही बोला था कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो रिपब्लिक हो, अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो मोनार्की हो, ठीक है। अपनी बुक उन्होंने हालांकि लिखी थी डिस्कोर्स की, उसमें ये बात की थी। तो एक्चुअली में अरब एक्सेप्शनलिज्म का जो आइडिया है जो फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया, वो एक तरीके से डिस्कोर्स भी माना जा सकता है, दैट इट्स अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स कैसे माना जाएगा? देखो, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स का बताने का तरीका है कि डेमोक्रेसी कहीं पे भी आ सकती है, बस यहाँ नहीं आ सकती। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रीजन है इसमें उन कंट्रीज का ही फायदा है, इसमें यूएसए का फायदा है। यूएसए का फायदा कैसे है इसमें? देखो, आप अगर यूएसए के प्रेसिडेंट हो, इमेजिन योरसेल्फ कि आप डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पे हो, तो आपको डील करना है इन कंट्रीज के साथ में। आप वापस जाइए टाइम में, ठीक है। अभी तो शेल गैस डिस्कवरी हो चुकी है तो स्टांस बहुत डिफरेंट है, लेकिन पहले क्या था, यूएसए के पास में आपको पता है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स इतने नहीं थे, और यूएसए में पेट्रोल बहुत सस्ता है। रीजन उसका यही है क्योंकि ये लोग मिडल ईस्ट से इस तरीके से डील किया करते थे, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में इनकी जो इंटरेस्ट था वो ऑयल एंड पेट्रोल वाला इंटरेस्ट था। दे वांटेड दैट ओनली। जो इराक वॉर हुई, जो ईरान आगे, ये सभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्पेशली 2003 के आसपास आप देखोगे कि जब इसमें इराक में इन्होंने सद्दाम हुसैन को उस टाइम पे एग्जीक्यूट किया था, यूएसए ने इंटरवीन करके। ये सभी जो एक्शंस हैं ये इस डिस्कोर्स को सॉलिडिफाई करने के लिए हैं, इसको मजबूत बनाने के लिए हैं। और किस रीजन की वजह से यूएसए ने किया था उस टाइम पे? देखो, अगर आप अंडरलाइन रीजन देखोगे तो ऑयल एंड पेट्रोल का रहेगा, जो भी यूएसए के एक्शंस थे। लेकिन रियल
जो यूएस से अगर बोलेंगे, यूएसए के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो यूएसए का कहना था कि इराक में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ठीक है, ये डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही यहाँ पर इराक और ईरान में ये इतनी इंटरवेंशंस हुई हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी सी। सो अल्टीमेटली ये एक टाइप का डिस्कोर्स है। आप अगर पुराने टाइम में जाएंगे जब शेल गैस डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम पे इनका इंटरेस्ट ऑयल एंड पेट्रोल का था। तो अगर आपको ऐसी कंट्री के साथ में डील करना है जहां पर डेमोक्रेसी हो, स्पेशली इन एरियाज में, will that be good for you or not? Will it will not be good for your country, because डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको उनके साथ में डिबेट करना पड़ेगा, वहाँ की आम जो जनता है उनका ओपिनियन लिया जाएगा, एंड दे विल बी नेवर रेडी इस तरीके से। लेकिन अगर जहाँ पर मोनार्की है, जहाँ पर प्रिंस रूल करते हैं, तो आपको बस करना क्या है, उस प्रिंस के साथ में डील करना है। उनको कोई भी ऐसा आप गिफ्ट दीजिए या कोई भी ऐसी डीलिंग कीजिए उनके साथ में, और वो आसानी से आपके साथ में डील करेंगे और आपके अकॉर्डिंग आपके एलाई बन करके दे आर इजी टू अपीज। एग्जैक्टली। सो ये रीजन है। ऐसा कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि अरब एक्सेप्शनलिज्म का जो जो इम्पोर्टेंट ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अरब वर्ल्ड को छोड़ करके दुनिया में कहीं पे भी डेमोक्रेसी सब जगह आ सकती है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आ सकती। ये एक्चुअली इन स्कॉलर्स का डिस्कोर्स है। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए। दैट्स व्हाट वी थॉट। उस टाइम पे ये बात हो रही थी। ठीक है, क्योंकि इनका कहना था, फ्रांसिस फुकुयामा का कहना था कि जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको इस्लाम के प्रिंसिपल में भी मिलेंगे, अलग है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। और इनकी जो थ्योरी है, जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, ये एक्चुअली में यूएसए की जो पॉलिसीज रही हैं मिडल ईस्ट को लेकर के, उन सभी पॉलिसीज को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अरब एक्सेप्शनलिज्म के एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं डिक्टेटर्स को, ये सपोर्ट कर रहे हैं मोनार्की को। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पपेट रेजिम्स, कि आप इनको जो बोलो वो ये कंट्रीज करें। तो मोनार्की अगर रहेगी तो पपेट रेजिम्स रहेंगी। यहाँ पर आप अपना मोनार्क यहाँ पर बिठाओगे जो आपके फेवर में काम करेगा। ठीक है, और दूसरी ये चीज रहती है इसमें कि यहाँ पर रियल चैलेंज इसमें लेकिन आया। रियल चैलेंज इसका क्या आया, पहले इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन हम देखेंगे 2010 में अरब स्प्रिंग आया। अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन था 2014 के पेपर में, 13 के पेपर में भी था आई थिंक। अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से। यस, ट्यूनीशिया से स्टार्ट होती है। ट्यूनीशिया कहाँ पर है, ट्यूनीशिया इज इन नॉर्दर्न अफ्रीका। एक्चुअली में जो अरब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये वाना रीजन्स में था। वाना रीजन का मतलब होता है वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, एक्सेप्शंस में चाइना, जॉर्डन, नॉर्थ कोरिया भी तो है। हाँ, देखो वो एक्सेप्शन में रहेगा। ठीक है, वो इनके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन है अभी, लेकिन उनको छोड़ करके जो बेसिक प्योर आप देखोगे बाकी सब जगहों, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर तो कम्युनिज्म अभी भी है, लेकिन बाकी सब जहां पर कम्युनिज्म नहीं है, बिकॉज मेन बैटल किसके बीच में थी शुभम, मेन बैटल थी लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो कम्युनिज्म में जो एक दो एक्सेप्शन बची हैं, जैसे आप देख रहे हो जो आपने बताया नॉर्थ कोरिया, चाइना, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जॉर्डन में नहीं करोगे आप, पहली बात। दूसरी चीज रहेगी, जॉर्डन का केस इस्लामिक वर्ल्ड का चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर के रहेगा, क्योंकि कम्युनिज्म अगर कहीं थोड़ी बहुत जगहों पे है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डोमिनेट ऑलमोस्ट सभी जगह पे डेमोक्रेसी है। एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन अरब वर्ल्ड थी। तो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया 2010 में, दिसंबर 2010 में वाना रीजन्स में रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन कैसे आया, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सबको याद है। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते देखो, एक तो वैसे ही जो इस्लामिक वर्ल्ड्स हैं, क्योंकि मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। थियोक्रेटिक स्टेट क्या होते हैं,
जिस स्टेट का रिलीजन होता है, जो रिलीजन के बेस पे मोनार्की डिक्टेटरशिप रहती है, ठीक है, दैट इज थियोक्रेटिक स्टेट, ऑटोक्रेटिक स्टेट हो गए। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ऐसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर सारा कंट्रोल रूरल्स के हाथ में हुआ करता है, ठीक है। एंड पहले ही इतनी फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि लोग अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं स्पेशली मिडल ईस्ट में जहाँ पर मतलब राइट्स कोई नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, लोगों के पास में राइट्स नहीं है, लोगों के पास में ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं है। इसीलिए ऐसी कंट्रीज में क्या होता है कि जब भी रेप जैसे इंस्टेंसेस होते हैं या ये सब होता है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है कैपिटल पनिशमेंट का, कि आपने क्राइम कमिट किया है तो आपको अब डेथ सेंटेंस मिलेगी। जैसे कि आप यूएई का याद करो, आपने बहुत सुना होगा दुबई के बारे में कि वहां पर अगर किसी ने चोरी भी की है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसा काफी मतलब बहुत चीजें इस तरीके से अननोइंगली आपको पता होंगी, जो ओवर द टाइम आपने इधर उधर से गैदर की होंगी। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, कि जब भी ऑटोक्रेटिक रूल होता है या थियोक्रेटिक रूल होता है, वहां पर जो डिक्टेटर होता है बहुत ही हार्ड हैंड से रूल करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से रूल करता है। तो 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इसके चलते चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो यूथ बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ठीक है। पैसा चाहिए होता है आपको एक अच्छी स्टेबल लाइफ जीने के लिए। दूसरा था कि इनको ऑब्वियसली कोई वैल्यूज नहीं थी, कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई थी इसके चलते। एंड महंगाई इतनी बढ़ रही थी, पैसा किसी के पास है नहीं, डेवलपमेंट के लिए ये लोग कुछ करते नहीं हैं जो रूलर्स थे। तो ट्यूनीशिया में एज अ प्रोटेस्ट एक यूथ था, उसने अपने आप को ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, ठीक है, अपने आप को आग लगा करके सुसाइड कमिट किया प्रोटेस्ट के फॉर्म में, पब्लिक में, जिसके चलते पूरा ये सीन स्टार्ट हुआ। और वहां से ट्यूनीशिया से आगे इजिप्ट में, फिर बाकी सभी जगहों पे, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया की सभी कंट्रीज में ये फैल गया, ठीक है। और धीरे धीरे करके हमने देखा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम जो कंट्रीज थी यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। क्योंकि जब प्रोटेस्ट आप करते हो, जब जनता अपने हाथ में सब कुछ ले लेती है, तो मोनार्क जो भी ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटर होगा उसको हटा देगी, ठीक है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, जैसे सीरिया हो गया, सीरिया का केस हो गया। At the same time, we'll see Israel, Israel and Palestine, and Yemen. ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। यहाँ पर लोगों के लिए प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो रूलर्स थे, इन्होंने गिव अप नहीं किया। रीजन उसका ये था कि इनके अपने इंटरेस्ट थे, इनको यूएसएसआर, स्पेशली नॉट यूएसएसआर, रशिया, रशिया इन लोगों को काफी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। सो रशिया वो सपोर्टिंग। सो व्हाट वी गेट टू नो इज कि जब रशिया सपोर्ट करेगा, जैसे सीरिया में जो बशर अल असद थे, जो आज भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसको रशिया सपोर्ट करता है। और जो लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, उसको आज के टाइम पे यूएसए सपोर्ट करता है। तो ये एक पूरा साइकिल बना हुआ है, ठीक है, इसमें दो गुट बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं कि आज के टाइम पे भी कोल्ड वॉर चल रही है, विच इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर टू। लेकिन अल्टीमेटली अरब स्प्रिंग इज दिस। तो इसको जो अरब एक्सेप्शनलिज्म का जो आइडिया था, इसको चैलेंज किसने दिया? इसको चैलेंज दिया है अरब स्प्रिंग ने। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया, इजिप्ट ऐसी कंट्रीज में आया, जिसके चलते यूएसए को काफी अलार्म किया इसने। एंड यूएसए ने इंश्योर किया है, यूएसए के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे यहाँ पर, जिसके चलते यूएसए ने रेडिली एक्शन नहीं लिया यहाँ पर। सऊदी अरेबिया और ईरान के राइवलरी इज डिफरेंट, लेकिन यूएसए यहाँ पर एक्शन ले सकता था टाइमली। आज जो हमें सीरियन का सिविल वॉर जो चल रहा है, या यमन में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इन सब के रीजन क्या है? यूएसए। यूएसए ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अरब स्प्रिंग क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ सीजन, राइट, अ शॉर्ट सीजन। नहीं, वो वाला नहीं। स्प्रिंग आपका रहेगा जैसे
आपका समर्स आती हैं, विंटर्स आती हैं, वैसे एक स्प्रिंग सीजन होता है। तो अरब एरियाज जहाँ पर डिजर्टिक एरियाज हैं, बसंत बोलते हैं एग्जैक्टली उसे, तो जो स्प्रिंग होता है अरब एरियाज में, स्पेशली डिजर्टिक एरिया में, बहुत ही छोटे पीरियड होता है, मतलब मुश्किल से 1-2 महीने का, बहुत कम होता है। तो अल्टीमेटली ये जो अरब स्प्रिंग था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और यूएसए के अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते दिस स्प्रिंग हैज कन्वर्टेड इनटू समर। इसको हम अरब समर बोलते हैं कि अब ये जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था ये अरब समर में कन्वर्ट हो गया यूएसए के चलते। ठीक है, अब अरब समर का क्या मतलब होता है? अरब वर्ल्ड देखो, इस्लामिक वर्ल्ड जहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सभी कंट्रीज डेजर्ट एरिया में हैं, और डेजर्ट में आपको पता है कि जो गर्मी होती है ज्यादा टाइम तक रहती है, राइट। समर का जो सीजन रहता है बहुत, स्प्रिंग बहुत शॉर्ट पीरियड होता है और समर बहुत, तो इट इज दैट अरब समर जो कि एंड होने का नाम नहीं ले रही। तो उस हिसाब से हम इसको बोलते हैं कि अरब स्प्रिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू अरब समर, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? तो अपनी इस अप्रोच में फ्रांसिस फुकुयामा क्या करेंगे, ये अपने अप्रोच में डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एक तो हमने पढ़ा कि प्लेटो ने दिया था, ठीक है, प्लेटो फॉलो करते थे, लेकिन इसमें हेगल को याद करो, हेगल आइडियलिस्ट है और हेगल भी सपोर्ट करते हैं डायलेक्टिक्स को। हेगल का क्या कहना था? दैट हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। लेकिन कार्ल मार्क्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का कहना था हिस्ट्री इज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। तो अपनी इस अप्रोच में फुकुयामा इसी कॉन्सेप्ट को, जो डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट जो हेगल ने दिया था, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, एक्सप्लेन करना कि हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ दिस, उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे हेगल ने बोला था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में, कार्ल मार्क्स ने बोला था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में कि मैटर, हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ मैटर, हिस्ट्री इज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो इसमें क्या होता है कि चाहे आप हेगल को देखो चाहे कार्ल मार्क्स को देखो, लेकिन जो थीम क्या होती है डायलेक्टिक्स की, थीम हमने देखी थी कि आपस में डायलॉग होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, एक अगर चीज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चीज रहेगी। तो यानी हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस रहेंगी हमेशा। और हमने देखा कि नेगेटिविटी गेट्स नेगेटेड, ये याद है आपको? मैं जो बातें बोल रही हूँ उसमें नेगेटिविटी होगी, हो सकता है जो आप बातें बोल रही हैं उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन व्हेन विल बी डिबेटिंग विद ईच अदर, आपस में जब हम डिबेट करते हैं तो जो जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हम एक दूसरे के काट देते हैं, एंड अल्टीमेटली पॉजिटिविटी एंड हो जाती है, ठीक है, सिंथेसिस सामने आता है। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्रांसिस फुकुयामा ने भी यही बोला कि कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी पहले लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो जो भी नेगेटिव चीजें थी वो नेगेट हो गई, चली गई, ठीक है, एंड अल्टीमेटली बाकी जो रह गया वो पॉजिटिविटी थी। और हिस्ट्री तब एंड होती है जब कॉन्ट्राडिक्शन एंड हो जाती है, याद है आपको? ये चीज हेगल ने बोली थी कि हिस्ट्री विल एंड जब कॉन्ट्रडिक्शन एंड हो जाती है। अब हेगल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री तब एंड होगी जब सुप्रीमेसी आएगी स्टेट की, क्योंकि हेगल के लिए हेगल ने बोला था स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब स्टेट सबसे अल्टीमेट है। जब स्टेट की पोजीशन आती है, जब गॉड ने इतनी सारी चीजें बनाई, माउंटेन बनाया, ट्रीज बनाए, ह्यूमंस बनाए, बर्ड्स एनिमल्स बनाए, धीरे धीरे करके सोसाइटी बनी, आगे स्टेट बना। तो हेगल का कहना था कि जो स्टेट है वो 100% एवोल्यूशन है, 100% ये प्रेजेंट करता है गॉड को, राइट। तो यानी अब आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होके जो एंड में हिस्ट्री खत्म हुई है स्टेट के साथ में खत्म हुई है, ये हेगल का कहना था। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? हिस्ट्री किसके साथ में खत्म होगी? कम्युनिज्म के साथ में, कि कम्युनिज्म इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। इनको लगता था कि हिस्ट्री तब एंड होगी जब हम कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे।
लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा यही सेम आइडिया अपने कॉन्सेप्ट में लगा करके बोलते हैं कि हिस्ट्री तब एंड होगी जब जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो कैपिटलिज्म है, व्हेन इट विल हैव द विक्ट्री। और हम देखेंगे कि 1990s में ऐसा हुआ। तो पहली चीज तो हमने ये देखी। दूसरा ये है कि जो हमारे फ्रांसिस फुकुयामा थे, ये भी किसी से इन्फ्लुएंस थे। ये इन्फ्लुएंस थे अलेक्जेंड्रे, वेट लेट मी राइट इट, अलेक्जेंडर कोजेवे। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, इफ नॉट तो स्पेल एटलीस्ट सही है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला, इनकी प्रेडिक्शन थी कि हिस्ट्री कैसे एंड होगी जब एक होमोजीनियस यूनिवर्सल स्टेट बन जाएगा। आज के टाइम पे क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलते हैं। तो अलेक्जेंडर की ये प्रेडिक्शन थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, आज तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन अल्टीमेटली यूनिवर्सल एक स्टेट बनेगा, एक कॉस्मोपॉलिटन आइडिया होगा, एक होमोजीनियस स्टेट बनेगा। एक्चुअली इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियनिटी में एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब ऐसा कुछ मिथ होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हिंदू एपिक्स होते हैं हमारे, रामायण और आपका महाभारत हो गए, ये सब चलता है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अपने हैं, तथ्य हैं इनके अपने, एंड ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में अपने हैं। तो क्रिश्चियनिटी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक प्रिडिक्शन है कि एक दिन क्या होगा कि पूरा जो वर्ल्ड है, सारे जो मतलब स्टेट्स हैं, मतलब एक ही किंगडम के अंडर में आएंगे, और वो किंगडम होगा जीसस का, द किंगडम ऑफ जीसस, जिसमें सिर्फ ये लोग रूल करेंगे। ठीक है, यस। मिशनरी जो आपका देखो, दो अभी हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे दो ऐसे रिलीजन्स हैं, एक तो है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। बुद्धिज्म इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करता है, लेकिन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दोनों ही मिशनरी रिलीजन्स हैं। मतलब आप देखो, हिंदुइज्म इज नॉट मिशनरी रिलीजन। हिंदुइज्म में क्या होता है, बाय बर्थ आप हिंदुइज्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाय बर्थ अगर कोई भी रिलीजन में पैदा हुए हैं तो आप उसको चेंज करना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन इस्लाम में हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए देखते हैं हम, बहुत सारे हिंदू लोग जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अल्टीमेटली ये मिशनरी रिलीजन है। इनका मानना है, जैसे इस्लाम जो होता है, इस्लाम का मानना है कि अल्टीमेटली ये पूरा जो वर्ल्ड है ये अल्लाह के उसमें आ जाएगा, ठीक है, किंगडम में। और क्रिश्चियनिटी का मानना है कि जीसस के किंगडम में आएगा। तो वही सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो उस पर्सपेक्टिव से इनका कहना है, इस माइथोलॉजी के हिसाब से, कि जीसस के किंगडम में सभी वर्ल्ड, सभी कंट्रीज आ जाएंगे। तो इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे फुकुयामा, और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर के ये आगे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे यूएसए की सुप्रीमेसी को, कि आगे जाकर के यूएसए की सुप्रीमेसी रहे। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन अपने काफी वर्क्स में ये क्लैरिफाई करेंगे कि वो ईयू की बात कर रहे थे, यानी यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, यूएसए का विजन लेकर के इस तरीके से बात नहीं कर रहे थे। जैसे यूरोपियन यूनियन का हमने देखा ही है कि होमोजीनियस स्टेट बन चुका है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन अब अलग सर्कमस्टेंसेस हैं कि ब्रेग्जिट हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली सभी स्टेट्स आकर के एक होमोजेनियस स्टेट बन चुका है, विच इज यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन को देखो, एक होता है नेशनल, एक होता है नेशन, दूसरा होता है सुप्रा नेशन। सुप्रा नेशन इज जो सभी नेशंस को मिलकर के ग्रुपिंग बनती है, उसको सुप्रा नेशनल आप सुप्रा नेशन एंटिटी या सुप्रा नेशनल एंटिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस्लाम में भी खैलिफेट जो होता है, आप उसको उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे यूएसए की सुप्रीमेसी। अंडरस्टूड? सो ये क्या करेंगे, ये आगे जाकर के, पहले तो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे,
ये इन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया, लेकिन आगे जाकर के अपने ही थीसिस में मॉडिफिकेशन करेंगे। और अपने थीसिस में जो मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो ये आगे जाकर के यूएस की हेजिमनी को, यूएस ताकि डोमिनेंट रहे, ताकि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रहे, उस हिसाब से ये एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए अफगानिस्तान में जो यूएसए ने किया है उसके चलते हम देखेंगे कि देयर हैज बीन अ क्वेश्चन मार्क ऑन यूएस हेजिमनी, बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों? देखो अफगानिस्तान में जितना भी इंटरफेरेंस हुआ है उसके चलते आज के टाइम पे कोई सोल्यूशन तो आया नहीं। एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है एक सुपर पावर हो, सुपर पावर यानी यूएसए, हम काफी टाइम तक यूएसए को सुपर पावर बोलते थे। सुपर पावर टर्म क्या होती है? सुपर पावर टर्म होती है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का मतलब होता है कि अगर बाकी सब देश मिलकर के भी यूएसए को के अगेंस्ट में फाइट करेंगे तो भी वो जीत नहीं सकते, ऐसी कंट्री को हम सुपर पावर बोलते हैं। तो एक टाइम तक सुपर पावर था, लेकिन इसको चैलेंज किसने किया? जो 9/11 का अटैक हुआ है 2001 में, सितंबर 11 अटैक, वहां से ये पूरी चैलेंज आता है कि ऐसा नहीं है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है, कि लिबरलिज्म विल बी। तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को चैलेंज मिला 9/11 अटैक के बाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो यूएसए का एक्शन है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुआ यूएसए, तो उस हिसाब से यूएसए को कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था अफगानिस्तान का, और आज तक भी कोई सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान को लेकर। तो इसीलिए आगे जाकर के फ्रांसिस फुकुयामा काफी डिससैटिस्फाइड रहेंगे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और ये ब्लेम करेंगे जॉर्ज बुश को कि जो पॉलिसीज, जो फॉरेन पॉलिसीज जॉर्ज बुश ने स्टार्ट की, ये उनको ब्लेम करते हैं कि उन पॉलिसीज की वजह से यूएसए की जो डोमिनेंस था वर्ल्ड में, उसकी जो हेजिमनी थी वो डिक्लाइन हो गई। दैट्स व्हाट ही सेज। तो इनका कहना है कि अगर यूएसए ने ये दो वॉर स्टार्ट नहीं की होती, जैसे कि अफगानिस्तान वाली, और ये स्टार्ट नहीं की होती, तो अल्टीमेटली इसकी जो हेजिमनी है मेंटेन रहती। तो आज कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था यूएसए की हेजिमनी को। तो ये पूरा आइडिया है एंड ऑफ हिस्ट्री का। देखो यूएसए आज भी इन्वॉल्व कर रहा है बहुत सारी ऐसी वॉर्स में। यूएसए क्यों है इस तरीके से, व्हाई इट इज इन्वॉल्विंग लाइक दैट? रीजन है क्योंकि अब चाइना राइज कर रहा है, और चाइना राइज करेगा तो यूएसए की हेजिमनी डिक्लाइन होगी। और इसी वजह से हम देखेंगे कि यूएसए ने रिसेंटली अपनी पिविट टू एशिया पॉलिसी स्टार्ट की है। एशिया पिविट बोलते हैं, या इसको पिविट टू एशिया पॉलिसी भी बोल सकते हो। ये पॉलिसी में चाइना को कंटेन करने के लिए ये पॉलिसी फॉलो की जाती है। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के बाद में ये फाइनली इस तरीके से ब्लेम करेंगे एंड अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखाएंगे कि मैं खुश नहीं हूँ इन चीज़ों से, और ये ब्लेम करेंगे जॉर्ज बुश को कि इनके पॉलिसीज की वजह से ही यूएसए की जो हेजिमनी है वो डिक्लाइन। क्योंकि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में देखो, एक आता है कि वर्ल्ड मार्केट्स को कंट्रोल करो, और दूसरा आता है इनकी फॉरेन पॉलिसी में आज के टाइम पे कि कोई भी अगर राइजिंग कंट्री है तो उसको कंटेन करो। जैसे चाइना है तो कंटेन करना है उसको, और इसमें ये रहता है, इसको करने के लिए यूएसए चाहता है कि ऐसी कंट्रीज अपने जो नेबर्स हैं, जो अपने पड़ोसी हैं, उनके साथ में फाइट में इन्वॉल्व रहें। जैसे इराक और ईरान, आपको पता है कि साउथ इसमें मिडिल ईस्ट में एक है ईरान और एक है सऊदी अरेबिया। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि यूएसए की क्या पॉलिसीज होती है। बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन देते हैं कि यूएसए को क्या एक्शन लेने चाहिए, यूएसए को क्या करना चाहिए।
लेकिन इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ईरान पावरफुल है। ऐसे ही इंडिया और चाइना में अगर देखोगे तो अभी चाइना पावरफुल है, राइट। तो हमेशा से ये यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में रहा है कि जो भी वीक स्टेट होता है उसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली उस कंट्री को कंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सऊदी अरेबिया का एलाई क्यों है आज के टाइम पे यूएसए? बिकॉज सऊदी अरेबिया और ईरान की जो राइवलरी है वो आपको पता ही होगा कि शिया एंड सुन्नी की राइवलरी चल रही है। बिकॉज सऊदी अरेबिया इज अ सुन्नी स्टेट, ईरान इज अ शिया स्टेट, ठीक है। इस्लाम में भी सुन्नी और मुस्लिम्स का डिवीजन होता है शिया कम्युनिटी, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा से यूएसए की फॉरेन पॉलिसी रही है कि जो भी वीक स्टेट होता है हमेशा उसको सपोर्ट करो, ताकि जो पोटेंशियल राइजिंग है, जो राइजिंग पावर होगी उसको कंटेन किया जा सके, ताकि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहें। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर उलझे रहेंगे तो अल्टीमेटली राइज नहीं कर पाएंगे। दैट्स देयर पॉलिसी। सो दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। ये समझ में आया पूरा? इसी के साथ में हमारा एंड ऑफ हिस्ट्री खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ आइडियोलॉजी टॉपिक। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, पहले एंड ऑफ आइडियोलॉजी समझते हैं, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है हिस्ट्री में और आइडियोलॉजी में वो देखेंगे कि क्या क्या मेजर मेजर क्रिटिसिज्म है। अब मैंने आपको बताया एंड ऑफ हिस्ट्री कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट? फ्रांसिस फुकुयामा ने जो दी थी। इन विच ईयर? 1989। एंड ऑफ आइडियोलॉजी आएगी 1960s में। तो ये भी जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है ये भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ही दी थी, यानी ये भी अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कैपिटलिस्टिक थ्योरी है ये भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये कोल्ड वॉर के टाइम पे आई थी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट किसने दी थी? प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन है इसके? नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है इसमें डैनियल बेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डैनियल बेल। नेक्स्ट इज मार्टिन लिपसेट, एस एम लिपसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एस एम लिपसेट। ये दो इंपॉर्टेंट नेम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, दोनों याद रखते हैं। इन दोनों की क्या प्रोपोजिशंस थी? इन्होंने मिलकर के एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट दी थी। इनकी ये प्रोपोजिशंस थी, इनका ये मानना था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे, कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स है उसकी रेलेवेंस लूज हो चुकी है। मतलब आज पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पे पॉलिटिक्स से ज्यादा सेंटर में रहता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आज पॉलिटिकल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पे इकोनॉमी और ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो आज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी हमको फॉलो करनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमको जो डेवलपमेंट का लेवल चाहिए उसको किस हिसाब से, कैसे हम जल्दी जल्दी उस लेवल को अचीव कर पाए, कि क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे। जो क्योंकि डेवलपमेंट के चलते ही आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हो, आपकी स्टैंडर्ड लाइफ रहेगी, स्टैंडर्ड आपके पास में सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। सो अल्टीमेटली इन दोनों का ये मानना है कि आज के टाइम पे आइडियोलॉजी मैटर ही नहीं करती। आज के टाइम पे मैटर करता है इकोनॉमिक्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा मैटर करता है। तो इनका कहना है, देखो ऑल्दो ये कोल्ड वॉर का टाइम है, लेकिन उस टाइम पे आपको पता है कि आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच। तो ये मानते थे कि आइडियोलॉजी तो इम्पोर्टेंट रह ही नहीं गई है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज हो। यानी चाहे आप यूएसए का केस लो, चाहे आप यूएसएसआर का केस लो। आज के टाइम पे इनका कहना था, उस टाइम पे 1960s में जब इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी, अपनी थीसिस दी थी, इनका कहना था कि आज के टाइम पे जो लोगों का कंसर्न है वो डेवलपमेंट है, कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो वो ज्यादा मैटर करता है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स वाइज अंश आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स वाइज। पॉलिटिक्स में जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे कि कांग्रेस जो हुआ करती थी, कांग्रेस ज्यादातर जो लेफ्ट
को प्रेजेंट करती है। लेफ्ट का मतलब है कि मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए, जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, इनका पूरा जो कांग्रेस का सपोर्ट आता था पहले, जो सपोर्ट बेस था, वो यहाँ से आया करता था। बीजेपी का राइट से आया करता था। बीजेपी ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए काम करती थी, या फिर बीजेपी ज्यादातर काम राइट में होगा आपका इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखोगे कि जब बीजेपी पावर में है, तो आज ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी की भी आइडियोलॉजीज ले लो या आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी ले लो, दोनों ही पार्टीज, तो पॉलिटिक्स मैटर नहीं करता, दोनों ही पार्टीज सभी को टैप करना चाहती है। यानी बीजेपी भी गरीबों के लिए कितना कुछ कर रही है, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस है, इनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जबकि आइडियोलॉजी वाइज राइट में हुआ करती है। तो यही चीज को ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के टाइम पे आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करोगे, आज के टाइम पे मैटर करता है कि कौन सी सरकार डेवलपमेंट ला रही है। यही रीजन है कि 2013 से पहले जितने भी स्कैम सामने आए, होल स्कैम हुआ, ठीक है, एंड इतने सारे स्कैम्स जो सामने आए हैं, उसके चलते हम देखेंगे कि कांग्रेस इज फाइनली डेड। ठीक है, yes you can write this in your example। डेनियल बेल एंड एसएम लिप्सिट ने, इनका कहना था कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट और ये सब चीजें मैटर करती हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में आप एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं कि आज के टाइम पे ये हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखोगे या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर कैच ऑल पार्टीज। कैच ऑल पार्टीज का मतलब होता है इट इट डजंट मैटर कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वोट आपका चाहिए, पार्टी को चाहिए बस आपका वोट, क्योंकि ये पार्टीज कंसर्न है पावर में आने के लिए। इनका मेन एम क्या है? पावर में आना, और उसके लिए वो सभी सेक्शंस को वो करने की कोशिश करेंगी, सभी सेक्शंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी कि इनके लिए वोट करें। तो आज के टाइम पे कोई भी पार्टी है जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज अ कैच ऑल पार्टी। समझ में आया? सो अल्टीमेटली व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट दे आर सेइंग कि इकोनॉमिक्स ज्यादा मैटर करती है, डेवलपमेंट ज्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, आपको चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, मान लो ब्यूरोक्रेटिक है, टेक्नोक्रेटिक है, कोई भी हो, आइडियोलॉजी आज मैटर नहीं करेगी, डेवलपमेंट मैटर करेगी। और इन दोनों ने ये जो अपना अपना आइडिया दिया था एंड ऑफ आइडियोलॉजी का, ये भी किसी से इन्फ्लुएंस थे। जैसे हमने फ्रांसिस फुकुयामा भी पढ़ा, ये इन्फ्लुएंस थे अलेक्जेंडर से। ऐसे ही डेनियल बेल एंड एसएम लिप्सेट, ये भी इन्फ्लुएंस होंगे रॉस्टो से, डब्ल्यू रॉस्टो। रॉस्टो ने एक बुक लिखी थी, बुक क्या, एक नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जिसमें इन्होंने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या स्टेजेस रहेंगे। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो या कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, सोसाइटी चाहे कोई भी हो, लेकिन सारी सोसाइटीज एक ही स्टेज जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उससे पास करती है, सिमिलर स्टेजेस से पास करती है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुए तो एग्रीकल्चर के बाद थोड़ा बहुत ट्रेडिंग शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, कैपिटलिज्म स्टार्ट होगा, ऐसे पूरा ग्रो करेगा। कुछ स्टेजेस होती हैं, तो चाहे कैपिटलिस्ट कंट्री हो चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, हर एक कंट्री को इन स्टेजेस से पास करना होता है। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स होते हैं, इनका मानना था जो ये आइडियोलॉजीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसीलिए ये आज इम्पोर्टेंट नहीं है। ना तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है, ना ही आज के टाइम पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के टाइम पे डोमेस्टिक में भी आप देखोगे, जैसे नेशनल में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कांग्रेस एंड बीजेपी का, वो सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ये भी बोला कि देखो आज के टाइम पे चाहे कोई कंट्री हो, चाहे यूएसए हो चाहे रशिया हो या चाइना भी अगर आप लो, ठीक है, चाइना का कहना है कि सभी को रिप्रेजेंट करते हैं ये,
एंड ऑब्वियसली इक्वालिटी, क्योंकि चाइना सोशलिस्ट कंट्री में आ जाएगा तो इक्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इनकी कोर वैल्यू रहती है इक्वालिटी। ठीक है, यूएसए की कोर वैल्यू रहती है लिबर्टी, लेकिन इसके बावजूद यूएसए ने भी इक्वालिटी की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया अपना वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में। वेलफेयर स्टेट में, जिसमें आज स्टेट के पास में ये राइट्स होते हैं कि स्टेट जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी अफर्मेटिव एक्शन हो गया या कोई स्पेशल प्रोविजन स्टेट भलाई के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कर सकता है। तो रॉस्टो का कहना था अब तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जब से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है तब से ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ करती थी, जो वर्किंग क्लास है और जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व हो गई, क्योंकि लेबर के लिए, जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनके लिए स्टेट काम करता है। जैसे वर्किंग क्लास के लिए स्टेट ने कोई ना कोई स्कीम चलाई, ठीक है, तो वो उसके लिए काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि आज के टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको लिबरलिज्म अभी पढ़ाया था, लिबरलिज्म में हमने देखा कि पहले ओरिजिनल लिबरलिज्म था, फिर चेंज हुआ जब पॉजिटिव लिबरलिज्म आया जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। तो उसी में ये बोलते हैं कि अब लिबरलिज्म में ही ऐसे जो सोशलिस्ट के कंसर्न्स थे, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म जो था जिसमें आप जॉन लॉक और बेंथम के आइडियाज हमने पढ़े थे, ठीक है, कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए, वो सभी चीजें हम देखते हैं। तो उन आइडियाज को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, सोशलिस्ट थे जो ह्यूमैनिटेरियंस थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन लिबरलिज्म ने अकोमोडेट किया इनके कंसर्न्स को। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस आइडिया को मॉडिफाई करके उन्होंने आगे जा करके इसको बेहतर, ऑब्वियसली इनका क्रिटिसिज्म शांत करने के लिए इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी थी, जो लिबरलिज्म की जो थ्योरी थी, उसमें चेंजेस लेकर के आए। यानी पुअर के हिसाब से स्टेट, अगर पुअर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ऐसा बोला गया। तो इनका ये सजेशन था, इसीलिए रॉस्टो ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट मैटर करती है आज के टाइम पे, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। अब इसका क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? देखो, सबसे पहली बात जो क्रिटिसिज्म में बोली जाती है इस थीसिस के बारे में, कि इसमें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं ये इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीमेसी, क्योंकि आइडियोलॉजी में आप देखोगे ये बोलना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स मैटर करती है, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, डेवलपमेंट मैटर करती है। अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट ज्यादा किस में होगी, ज्यादा तेजी से जो डेवलपमेंट होती है वो कैपिटलिज्म से होती है, राइट, ये कहना है। तो अल्टीमेटली कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, एंड ऑफ आइडियोलॉजी को देकर के, मतलब एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के ये चाहते वही हैं कि यूएसए डोमिनेंट रहे, कि यूएसए के जो आइडियाज हैं, क्योंकि यूएसए ज्यादा किस पे फोकस करता है, डेवलपमेंट पे, ऐसा हमें दिखाया जाता है जिससे उसकी सुप्रीमेसी रहेगी। तो एक क्रिटिसिज्म ये आता है, तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट। आपको पता है मार्क्सिस्ट क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, ये लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट मैटर करती है और डेवलपमेंट ऐसे होगी, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्रिटिसाइज करते हैं, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ये बात गलत है अगर आप ये मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसने रिजॉल्व कर दिया है जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, जो आपस में जो लड़ते हैं, मार्क्सिस्ट और जो लिबरल्स लड़ते हैं आपस में। लिबरल्स का क्या कहना था कि हम डिप्रेस्ड जो लोगों का, जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मार्क्सिस्ट में इसमें आप देखोगे कि एक स्कॉलर है रैल्फ मिलिबेंथ, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, कल हम पढ़ेंगे सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, उसमें देखेंगे हम रैल्फ मिलिबेंथ को। रैल्फ मिलिबेंथ का कहना है कि वेलफेयर स्टेट, एक्चुअली ये ना एनालाइज करना चाहते थे कि अब क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो क्या वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आने के बाद में
अब क्या इनइक्वालिटीज जो थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? तो रैल्फ मिलिबन देखेंगे कि अभी भी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हुई, मतलब अभी भी कोई सुधार नहीं है। वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद, स्टेट लोगों के भलाई के लिए जो भी काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट अभी भी अमीर लोगों के फेवर में ही काम कर रहा है। तो ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट के आने से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है, और इसीलिए हम देखेंगे कि ये बोलते हैं मार्क्सिस्ट स्कॉलर की जो डेनियल बेल हैं एंड एसएम लिप्सिट हैं, ये दोनों ही सुप्रीमेसी कोशिश कर रहे हैं क्लेम करने की, कि ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश रहे। तो अल्टीमेटली इसको क्रिटिसाइज ऐसे किया जाता है कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का इनका जो थीसिस है इन लोगों का, डेनियल बेल एंड एसएम लिप्सिट का, ये भी एक आइडियोलॉजी ही है। ये अपने वे को, बस अपने तरीके को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक स्मार्ट और सब्टल वे में, लेकिन ये उसके थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को, कि अल्टीमेटली वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे लिबरल इगैलिटेरियन स्कॉलर्स हैं, जैसे जिसमें आएंगे सीबी मैकफर्सन। अब ये कौन है? सीबी मैकफर्सन जो है, इनके बारे में हम डेमोक्रेसी के टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्चुअली सीबी मैकफर्सन ये जानना चाहते थे कि जो यूएसए में डेमोक्रेसी है वो किस हद तक बेहतर है, मतलब जो डेमोक्रेसी यूएसए में इंट्रोड्यूस की गई है, वेदर इट इज अ गुड वन और नॉट, मतलब लोगों का सच में कोई पावर है लोगों के पास में, लोगों का कोई इसमें कोई से है कि नहीं है। ठीक है, ये सब बताने की कोशिश करेंगे। लिबरल इगैलिटेरियन, एलई, लिबरल इगैलिटेरियन मतलब ऐसे लोग जो लिबर्टी को भी प्रेफर करते हैं और इगैलिटेरियन यानी इक्वालिटी को भी प्रेफर करते हैं। तो जो सीबी मैकफर्सन है वो लिबरल इगैलिटेरियन है, यानी वो चाहते हैं कि लिबर्टी भी हो लोगों के पास में, लेकिन साथ में लोगों के पास में इक्वालिटी भी रहे। समझ गए? यानी अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है, सीबी मैकफर्सन में देखेंगे आगे डेमोक्रेसी के टॉपिक में, ये बताएंगे कि जो अमीर लोग हैं इनके पास में पावर है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव पावर भी इनके पास में है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ये करते हैं, एक्सट्रैक्टिव पावर भी इन्हीं के पास में और डेवलपमेंट भी इन्हीं की होती है। मतलब अगर काम निकलवाना हो कंट्री में, तो जो रिच लोग होंगे इनके पास में एक्सट्रैक्टिव पावर भी है, दूसरे को फोर्स कर सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, एक्सट्रैक्टिव पावर भी है और साथ में डेवलपमेंट पावर भी है, डेवलपमेंट भी इन्हीं का होता है। और जबकि पुअर देखोगे ना तो इनके पास में एक्सट्रैक्टिव पावर है, ना ही इनके पास में डेवलपमेंट पावर है। सो सीबी मैकफर्सन इसीलिए बोलते हैं कि यूएसए की जो डेमोक्रेसी है दैट्स नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, और उसमें वो चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि एक्सट्रैक्टिव पावर किसी के पास ना रहे और डेवलपमेंटल पावर रिच के पास भी रहे और पुअर के पास भी रहे, मतलब विकास जो हो, डेवलपमेंट जो हो वो दोनों का हो, पुअर का भी हो और रिच का भी। तो ऐसे बहुत स्कॉलर्स हैं जो इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं इनको। ऐसे ही एक और स्कॉलर हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, पावर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं जिन जिन स्कॉलर्स के नाम ले रही हूँ, आप अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उन स्कॉलर्स के नाम लिखेंगे। जैसे पहला मैंने आपको बताया शुरुआत में कि रैल्फ मिलिबन है, मार्क्सिस्ट में ये नाम ले सकते हैं। दूसरा है सीबी मैकफर्सन, लिबरल इगैलिटेरियन। तीसरे है सी राइट मिल। सी राइट मिल एलिटिस्ट स्कॉलर है। एलिटिस्ट कौन लोग होते हैं? एलीट क्लास का क्या मतलब होता है? जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ एलीट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलीट? रिच पीपल, एग्जैक्टली। अमीर जो लोग होते हैं वो होते हैं एलीट क्लास का पार्ट। तो ये एलिटिस्ट स्कॉलर है। सी राइट मिल, इसमें है सी राइट मिल। सी राइट मिल का कहना है कि ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, कि डेवलपमेंट मैटर करती है। सी राइट मिल का कहना है कि आज भी लोगों के पास में, एलीट क्लास के पास में ही पावर है। सी राइट मिल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पावर एलीट का, कि यूएसए में जो असली पावर है एलीट क्लास के पास में है। यही एलीट क्लास यूएसए में सारे डिसीजन
लेती है। ठीक है, हाँ जी, नोट्स में ये सभी नेम मेंशन होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपको यहाँ से अपना एटलीस्ट अपना अपडेट करना है, बिकॉज मैंने अपडेट किया है कुछ ना कुछ, तो क्लास में आपको बताया जाएगा वो, एंड सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है, तो इनका मानना है कि वेस्टर्न सोसाइटीज इगैलिटेरियन नहीं होती। मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा नहीं है कि वहां पर क्योंकि लिबर्टी है तो एकदम कोई भी डिस्पैरिटीज नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी पे ध्यान नहीं देती है वेस्टर्न सोसाइटीज में, इक्वालिटी नहीं होती, ये कहना है इनका। ऐसे ही कुछ कम्युनिटेरियंस हैं, कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है कि ये भी एक आइडियोलॉजी ही है। जो ये बोल रहे हैं ना कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, ये भी आइडियोलॉजी ही है। तो बेसिकली आज के टाइम पे भी हम देखेंगे कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से इसको स्पेसिफिकली सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वहाँ से इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है। सो दिस इज एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड एंड ऑफ हिस्ट्री। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी में। पहला डिफरेंस तो है कि अलग अलग लोगों ने दिया है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी दिया है डेनियल बेल एंड एस.एम. लिप्सिक ने, एंड ऑफ हिस्ट्री दिया है फ्रांसिस फुकुयामा ने। लेकिन दोनों ही थीसिस में ये देखो आप कि दोनों ही वेस्टर्न कंट्री की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों चाहते हैं कि यूएसए डोमिनेंट बने, लेकिन दोनों सेम चीज चाहते हैं, इनडायरेक्टली इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम कंपेयर करेंगे एंड ऑफ आइडियोलॉजी को एंड ऑफ हिस्ट्री से, तो हम देखेंगे कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है वो इतना डायरेक्टली नहीं बोलती है यूएसए की सुप्रीमेसी के बारे में, लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री डायरेक्टली बोलते हैं फ्रांसिस फुकुयामा। तो यानी जो फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट दी है, एंड ऑफ हिस्ट्री का थीसिस दिया है, इसमें फ्रांसिस फुकुयामा बिल्कुल डायरेक्ट बात, सीधी बात ये बोलते हैं, अपने एरोगेंटली ये एक्सप्रेस करते हैं कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी रहेगी, कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई इसको काट नहीं सकता। बिल्कुल डायरेक्ट बोला है। डेनियल बेल और एस.एम. लिप्सिक ने डायरेक्ट नहीं बोला। समझ आया? सिमिलैरिटीज दोनों की हैं कि इनडायरेक्टली एक ही चीज को ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन डिफरेंट। और इसका मेजर क्रिटिसिज्म आपको पता है एंड ऑफ हिस्ट्री का आता है। एंड ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? वो थे सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री की डिबेट को क्रिटिसाइज किया। मतलब फ्रांसिस फुकुयामा को क्रिटिसाइज करने वाले थे सैमुअल पी हंटिंगटन, क्योंकि सैमुअल पी हंटिंगटन ही बोलेंगे 9/11 2001 का जो अटैक था, इनकी प्रेडिक्शंस को फाइनली रियलिटी में बदल देगा। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी एक थीसिस है, एक थ्योरी है जो इन्होंने दी थी। ये टीचर थे, ही वाज द टीचर ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा। तो फुकुयामा ने जब दिया था तो इन्होंने उसका क्रिटिसाइज किया था उसको। तो इनका मानना है कि ये जो थीसिस है जो फ्रांसिस फुकुयामा ने दी है वो थीसिस करेक्ट नहीं है। जो पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में फ्रांसिस फुकुयामा का कहना था कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो लिबरलिज्म के बेस पे होगा, कैपिटलिज्म के बेस पे होगा। इन्होंने कहा था ये सही नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या बोला था कि हिस्ट्री का एंड हो गया है, मैन का जो एवोल्यूशन है, आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है, वो हो चुका है पूरा। ठीक है, मतलब एंड हो चुका है, एंड पॉइंट है। लेकिन सैमुअल पी हंटिंगटन बोलते हैं कि हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, हिस्ट्री नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होती हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है। यानी पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो था, मतलब पोस्ट जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ है उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो एस्टैब्लिश किया गया है, वो काफी हद तक जो कोल्ड वॉर से पहले होने वाली चीज इवेंट्स थे वैसा ही सेम होगा। मतलब हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट करेगी।
खत्म कभी नहीं होगी। तो इनका कहना था कि लिबरलिज्म ने आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं जीती है, क्योंकि ये कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी भी उठा लो, पुराने जमाने से लेकर के आज तक हिस्ट्री के जितने भी इंस्टेंसेस उठाने हैं आप उठाइए, हमेशा ही आपको क्लैशेस दिखेंगे सिविलाइजेशन के बीच में। क्लैशेस दिखते हैं हमें। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है कि सिविलाइजेशंस होती हैं अलग अलग, इनके बीच में क्लैशेस रहेंगे और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती रहेगी। आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी का जो क्लैश होता है, इसी के चलते आगे जाकर के सिविलाइजेशंस का क्लैश होता है। तो यानी सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस था, ये दिया था इन्होंने 1993 में। अब याद करो, इन्होंने कब दिया था? फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में। और उसके बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, 1991 तक सब कुछ साफ दिख चुका था कि हाँ भाई सही बोल रहे। लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया इनके टीचर ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने। इन्होंने 1993 में इनको क्रिटिसाइज करके ये थीसिस दी थी और इन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है, आपस में सिविलाइजेशन के क्लैशेस होंगे। तो हिस्ट्री आप अपने आप को रिपीट करेगी। तो आप ये सोच रहे हो कि यूएसए डोमिनेंट बन गया, ये नहीं हो पाएगा। और इनको स्पेशल, इनके काम को पहले इतना नहीं इम्पोर्टेंट माना गया, लेकिन अल्टीमेटली जब 9/11 का अटैक हुआ, क्योंकि देखो 1990 के बाद जब कोल्ड वॉर एंड हुआ और डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो यूएसए सुपर पावर की तरह इमर्ज हुआ कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो आप देखोगे कि वर्ल्ड की जो सुपर पावर है, ठीक है, वहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जो गारंटी लेते हैं दूसरी कंट्रीज की कि हम आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे हम आपको, कि हम तो सुपर पावर है, हम सबसे पावरफुल है, उन्हीं उसी कंट्री में उसी आइडियोलॉजी को बेसिकली चैलेंज करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड से टेररिस्ट अटैक हुआ। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच में क्लैश है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रेजेंट करता है क्रिश्चियनिटी को, इस्लामिक सिविलाइजेशन प्रेजेंट करता है इस्लाम को। और आपको मैंने बताया था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही मिशनरी रिलीजन्स हैं, मतलब दोनों ही चाहते हैं कि यूनिवर्सल एक होमोजीनियस स्टेट होना चाहिए। ये चाहते हैं कि जीसस का किंगडम हो, ये चाहते हैं कि अल्लाह का किंगडम हो। तो यहाँ पर इस सिविलाइजेशन की बात, ये इस अटैक के बाद ही इनके काम को काफी रिकॉग्निशन मिला और तब से हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए थे सैमुअल पी हंटिंगटन ने। पहला इनका आर्ग्यूमेंट था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का कोई भी पीरियड उठा के देखो, सिविलाइजेशन के बीच में क्लैश जरूर होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि कल्चर मैन की आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम्युनिटेरियंस याद है, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी आपकी इन्फ्लुएंस करती है आपके डिसीजन को, है ना। आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हो, अपनी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होकर के लेते हो। आप जोन सी जगह पे रह रहे हो, जैसे पंजाब में हो तो आप कनाडा या इन सब जगहों पे जाओगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब हाई चांसेस रहेंगे। तो आपकी जो आइडेंटिटी है आपके कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी होती है वो चेंज हो सकती है एक बार को, लेकिन हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती। हो सकता है कि आज आप लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कल हो सकता है कि आप इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओ, ठीक है। जैसे आज मान लो आप अमीर हो तो आप लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दोगे। कोई भी बैड लक की वजह से आपका बिजनेस मान लीजिए ठप हो गया, तो उसके बाद में आप चाहोगे इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दोगे कि मेरे पास अब पैसा नहीं रहा है, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब ताकि मेरे पास भी रिसोर्सेस रहे। तो आपकी आइडियोलॉजी, इनका कहना है एक बार को आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते हो आप, वो चेंज नहीं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स होता है आज के टाइम पे, वो
आइडियोलॉजी से आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो, आप अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हो। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के चलते आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है बहुत ही ज्यादा पास में आ गया। आपको पता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चलते, इंटरनेट फैसिलिटीज के चलते हमको देखने को मिलता है कि आप किसी भी इंसान से आप बात कर सकते हो। इनफैक्ट एडवांसमेंट की वजह से आप कहीं पे भी जा भी सकते हो, ठीक है। दिन रात व्हाट्सएप कॉलिंग और मे बी फेसबुक कॉलिंग और सो मेनी अदर वेज, इंटरनेट कॉलिंग, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इनका कहना है कि आज के टाइम पे क्योंकि लोग आपस में ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर लेते हो, तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है आपकी आइडेंटिटी की कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, वो लोग उधर से बिलोंग करते हैं। तो अल्टीमेटली ज़्यादा स्कोप रहता है क्लैश होने का। पहले क्या था, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो क्लैश होने का स्कोप थोड़ा कम रहता था। आज क्या है, क्लैश होने का स्कोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए इनका कहना है, ये 8 सिविलाइजेशंस की बात करते हैं कि वर्ल्ड में 8 सिविलाइजेशन है। इस पूरे वर्ल्ड में 8 सिविलाइजेशन है। इन 8 सिविलाइजेशन में से कौन कौन सी हैं? पहली है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, फिर हो गई वेस्टर्न में आपका लिबरल आ जाएगा। फिर आती है इसमें चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसमें साइनिक भी बोल सकते हो आप, चाइनीज भी बोल सकते हो, चाइना आ गया इसमें, ठीक है। देन आती है ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स में आएगा रशिया। देन हिंदू सिविलाइजेशन, इंडिया। इस्लामिक सिविलाइजेशन, ये तो आपको पता ही है, अरब वर्ल्ड को प्रेजेंट करती है इस्लाम, जिनका भी रिलीजन है। देन अफ्रीका की अफ्रीकन सिविलाइजेशन हुई, लैटिन अमेरिका की लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन हुई, एंड जापान की अपनी सिविलाइजेशन है, जापानीज सिविलाइजेशन। सो अल्टीमेटली इनका कहना है कि इस पूरे वर्ल्ड में 8 सिविलाइजेशन है, लेकिन इन 8 सिविलाइजेशन में से 5 ऐसी सिविलाइजेशन हैं जिनके कोर स्टेट है। मतलब देखो, पहली बात, वेस्टर्न में कोर स्टेट है। वेस्टर्न में कौन सा कोर स्टेट है? कोर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो डोमिनेंट है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यूएसए डोमिनेंट है, साइनिक सिविलाइजेशन में चाइना डोमिनेंट हो गया, हिंदू में इंडिया डोमिनेंट हुआ, ऑर्थोडॉक्स में रशिया डोमिनेंट हुआ, जापानीज में जापान डोमिनेंट हुआ। अब इस्लामिक वर्ल्ड हम बोलते तो हैं, लेकिन डोमिनेंट तो कोई नहीं है यहाँ पर। अगर आप सऊदी अरेबिया बोलोगे तो सऊदी अरेबिया डोमिनेंट नहीं है, ईरान बोलोगे तो ईरान भी डोमिनेंट नहीं है आज के टाइम पे। तो इस्लामिक वर्ल्ड से कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि डोमिनेंट हो। ऐसे ही हाँ, आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसे ही अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, ठीक है। एक अफ्रीकन यूनियन भी है, लेकिन कोई डोमिनेंट नहीं है। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में भी पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, वहां पर भी कोई डोमिनेंट नहीं है। तो ये बोलते हैं कि 8 सिविलाइजेशन में से 5 सिविलाइजेशन के कोर स्टेट है, और इसमें से भी मेन ये बात करते हैं कि 2 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में। जो सिविलाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, 2 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। पहला है कोर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2 स्टेट के बीच में, 2 कोर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोर कॉन्फ्लिक्ट में आता है यूएसए एंड चाइना के बीच में पॉसिबिलिटी है। यानी आप ये देखो, सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1993 में सीधा ये चीज प्रिडिक्ट की थी कि यूएसए एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है, कोर स्टेट है इसमें, ठीक है। और आज के टाइम पे हम आप देखोगे कि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, चाइना राइज कर रहा है और यूएसए उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक होता है कोर कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट। पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई कोर स्टेट नहीं है, ठीक है, कोर स्टेट नहीं है। जैसे कि वेस्टर्न में तो कोर स्टेट है, लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन में कोर स्टेट नहीं है। तो इनका मानना था
ये पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्योंकि इनका कोई कोर स्टेट नहीं है तो ये आपस में ही डिवाइडेड है, ये सभी आपस में ही लड़ते रहते हैं, डिवाइडेड है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन का कहना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में, इनका कहना है कि एक बार को यूएसए इस्लामिक सिविलाइजेशन को हैंडल कर लेगा, ये ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है यूएसए के लिए। जो कि हमने देखा कि यूएसए के लिए चैलेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोनार्की है यहाँ पर और यूएसए अच्छे से डील कर सकता है इनके साथ में। ठीक है, एक बार को हो सकता है इनके साथ में हैंडल कर ले, ये इजी है, लेकिन चाइना को हैंडल करना इतना आसान नहीं। इसीलिए ये कहते हैं कि देखो इस्लाम जो होता है, इस्लाम रिलीजन इज रिलीजन ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलीजन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपस में लड़ते हैं। आपको पता है कि मिशनरी जील होती है, दोनों ही इस्लाम हो क्रिश्चियनिटी हो, आपस में इनकी लड़ाई रहती है क्योंकि मिशनरी है। दोनों चाहते हैं कि मैक्सिमम फॉलोअर्स जीसस के अंडर में होने चाहिए, वो चाहते हैं कि अल्लाह के अंडर में होने चाहिए सब। सो इस रीजन की वजह से ही आप देखोगे कि इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं, सभी बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, मतलब आपस में इनके अच्छे रिलेशंस नहीं है इस्लामिक कंट्रीज के। जैसे इसराइल और पैलेस्टीन का बॉर्डर देखो, ठीक है, एट द सेम टाइम अब वहाँ इस्लाम में नहीं रहा, ऑल्दो दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन सीरिया के साथ में जितना भी इशू रहता है, टर्की, जॉर्डन, ये आपस में अलाउ करते हैं, जो आईसिस के जितने भी रिक्रूट्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं टू पास थ्रू। एंड ऐसे ही जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है आप देखोगे हमारे साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो अल्टीमेटली इस्लामिक वर्ल्ड के जो बॉर्डर्स होते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज के बॉर्डर होते हैं, ब्लडी बॉर्डर्स होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती है, खून खराबा बहुत होता है, बिकॉज बाउंड्री डिस्प्यूट इनके रहते हैं। तो जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, आपस में वो उनका भिड़ना तय है, क्योंकि दोनों मिशनरी रिलीजन है, दोनों एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार को आप इस्लामिक थ्रेट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है क्योंकि कोई कोर स्टेट नहीं है ना, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो आप आपस में इनको लड़ाई करवा सकते हो इनकी। जैसे इराक और ईरान आपस में लड़ते रहे, सऊदी अरेबिया ईरान आपस में लड़ते रहे, तो कोई भी रीजनल पावर इमर्ज नहीं होगी। रीजनल पावर नहीं बनेगी तो फिर वो ग्लोबल पावर भी नहीं बनेगी। एक ग्लोबल पावर बनने के लिए आपको रीजनल पावर बनना जरूरी है। इसकी बात की जाती है और हंटिंगटन इसीलिए बोलते हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए यूएसए की जो पॉलिसीज आप देखोगे मिडल ईस्ट में, वो काफी उसकी पॉलिसीज की वजह से मिडल ईस्ट बहुत अनस्टेबल है शुरू से। मिडल ईस्ट क्राइसिस, वेस्ट एशियन क्राइसिस जो आज के टाइम पे चल रहा है, वो जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि यूएसए इसमें डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता है। यूएसए नहीं चाहता काफी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए आसानी से। और इस्लामिक वर्ल्ड इसी वजह से आज देखोगे कितनी फ्रस्ट्रेशन है, सिविल वॉर चल रही है, यंग पॉपुलेशन है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और यूएसए ऐसे इस्लामिक फाइटर्स को यूज करता है। जैसे अफगानिस्तान के केस में रशिया को चैलेंज करने के लिए जब रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था, तो मुजाहिदीन की हेल्प की थी। तो पाकिस्तान के थ्रू ये जो मुजाहिदीन थे, इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मतलब गोला बारूद सभी सप्लाई किया जा रहा था। इसके चलते भी ये इम्पोर्टेंट एक जैसे आप देखोगे कि रशिया डिफीट नहीं कर पाया अफगानिस्तान को, और स्पेशली उसकी वजह से यूएसएसआर का ही कोलैप्स हो गया। तो इससे काफी इस्लामिक वर्ल्ड को काफी नया कॉन्फिडेंस आया। एंड ये कॉन्फिडेंस था कि अगर वो एक सुपर पावर को हटा सकते हैं, मतलब यूएसएसआर को अगर वो कोलैप्स कर सकते हैं, तो वो दूसरी सुपर पावर यानी यूएसए को भी चैलेंज कर सकते हैं, यानी वो प्रॉफिट, किंगडम ऑफ प्रॉफिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि देखो, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन यूएसए और इस्लामिक, रादर इसमें फाइट कोर स्टेट के बीच में नहीं है या रिलीजन, इट इज द फाइट बिटवीन मार्केट फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। मार्केट फंडामेंटलिज्म होता है कि मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिलीजियस में आप देखोगे कि ये जो लोग हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में है, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म लाना चाहते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब
अपने जो रिलीजन्स के प्रिंसिपल्स हैं ये चाहते हैं वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो चीजें लोग फॉलो करें, इनका प्रॉफिट उससे आएगा। जबकि मार्केट जो यूएसए है वो मार्केट को प्रमोट करती है, उसका प्रॉफिट वहां से आता है। तो अल्टीमेटली जैसे यूएसए क्यों लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है, ऐसे ही इनको इस चीज से फायदा होगा, रिलीजन से। इसीलिए आईसिस जो है रिलीजियसली फंडामेंटलिस्ट, आप देखोगे कि ये रिलीजन के थ्रू ये चाहते हैं कि जो शरियत लॉ है, प्रॉपर जो इस्लाम में लॉ फॉलो होता है वो फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसका भी क्रिटिसिज्म है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं काफी सारे लोग जो ये बोलते हैं कि देखो, सबसे पहली चीज, ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात ये कर रहे हैं लिबरल और फंडामेंटलिस्ट के बीच में, इट इज नॉट अ क्लैश बिटवीन टू फंडामेंटलिस्ट। ये फंडामेंटलिस्ट के बीच में ऐसे मार्केट और रिलीजन के बीच में क्लैश नहीं है। सिमिलरली ये बोलते हैं कि जो यूएसए और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनका कॉन्फ्लिक्ट है यूएसए और चाइना आपस में क्यों इस टाइम पे भिड़ रहे हैं। प्रॉफिट, इनका जो मेन एम है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मेन एम सिविलाइजेशनल नहीं है। ये प्रॉफिट के ऊपर है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रही है, आपको पता है कि चाइना राइज कर रहा है तेजी से, और चाइना चाहता है, चाइना जो भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है चाइना ने, उससे इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी को ही फायदा होगा। सो अल्टीमेटली वी गेट टू नो ऑफ दिस पॉइंट। सो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि यूएस और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट भी प्रॉफिट बेस्ड है, ये सिविलाइजेशनल नहीं है, तो ये गलत बोल रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। और ये भी बोला जाता है कि चाहे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो चाहे एंड ऑफ हिस्ट्री हो, ये दोनों ही डिस्कोर्सेस है, मतलब एक बताने का तरीका है। इनडायरेक्टली ये भी यूएसए की हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि इस्लामिक वर्ल्ड को तो मैनेज कर लोगे, चाइना के ऊपर फोकस रखो, चाइना को मैनेज करने की कोशिश करो। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं हंटिंगटन को, वो ये बोलते हैं कि हंटिंगटन बहुत ही सिंपल व्यू लेते हैं हिस्ट्री का और सिविलाइजेशंस का, जबकि आज के टाइम पे सिविलाइजेशंस बहुत हेट्रोजीनियस है। ऐसा नहीं है कि वो सिविलाइजेशंस आपस में एकदम बढ़िया चल रही हैं। जैसे खुद सोचो, इंडिया में हिंदू सिविलाइजेशन में ही कास्ट सिस्टम है, आपस में लोग डिवाइडेड हैं, तो क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पर आपस में सिविलाइजेशंस के बीच में ही लड़ाई चल रही है। तो फिर दूसरी सिविलाइजेशंस में क्या होगा? विद इन सिविलाइजेशन जब लड़ाई है तो आप दूसरी सिविलाइजेशन के साथ तो क्या ही लड़ोगे, ठीक है। तो इनकी जो ये थीसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, ये नहीं बता पाई कि अगर ऐसा है, अगर सिविलाइजेशन दो या दो से ज्यादा सिविलाइजेशंस के बीच में क्लैश होता है, तो फिर एक सिविलाइजेशन के, जैसे हिंदू हो गया, हिंदू सिविलाइजेशन में इंडिया में, वहां पर क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है डोमेस्टिक में। जैसे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है, तो इसमें सिविल वॉर्स क्यों है फिर इस्लामिक वर्ल्ड में। ऐसे ही वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो फिर ऐसी सिविलाइजेशन को क्यों सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान आता है इस्लामिक में, टर्की आता है इस्लामिक सिविलाइजेशन में, लेकिन यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, यूएसए टर्की को भी सपोर्ट करता है। ऐसे ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अभी ब्रेग्जिट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, तो ब्रिटेन तो निकल गया, यानी अब वो चीज फॉलो नहीं कर रहा है, यूएसए खुद आज के टाइम पे वो चीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक आखिरी बात ये बोली थी कि चाइना और इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ में आ सकते हैं, तब ये रियल चैलेंज हो जाएगा। आज के टाइम पे फिर भी हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन इस्लामिक सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन साथ में आ गई, क्योंकि उनका एक ही एनिमी है ना, दैट्स वाई, तो फिर वो रियल चैलेंज होगा यूएसए के लिए। क्लियर? चाइना डजंट पुट फॉरवर्ड रिलीजन। चाइना, आपको पता है, चाइना एथिस्ट है बेसिकली। चाइना में कहीं कहीं बुद्धिज्म और ये सब चीजें मानी जाती हैं, लेकिन रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, राघव, कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, कि रिलीजन जो है एक ओपियम की तरह है, ड्रग की तरह है, जो आपको रियलिटी नहीं देखने देगा,
ठीक है, तो रिलीजन से दूर रहो, इसीलिए। तो चाइना इज एथिस्ट, एग्जैक्टली। यूएसए टेररिज्म एंड नहीं करना चाहता है, इनफैक्ट यूएसए ने टेररिज्म को अपने बेनिफिट के लिए बहुत जगह पे यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दीज थ्री टॉपिक्स। हमने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखा, एंड ऑफ हिस्ट्री देखा, एंड एंड ऑफ आइडियोलॉजी देखा। आज का हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म शुरू करेंगे, 8:30 बजे सुबह क्लास है, उसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम फासिज्म कवर करेंगे, एंड फिर फेमिनिज्म का आपकी आइडियोलॉजी होगी, और उसी के साथ में हमारी सारी आइडियोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगी। पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपकी आइडियोलॉजीज की, आई थिंक लिबरल की मैंने अभी तक पीडीएफ शेयर नहीं की आपके साथ में। मल्टीकल्चरलिज्म की कर दी थी मैंने पीडीएफ। ओके, ठीक है, बाकी की बाद में करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।